किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। और आज एक बिल्कुल नए विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। विषय है पशुओं में नीतिगत पशु प्रजनन की महत्ता। डॉक्टर वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे कि ये नीतिगत पशु प्रजनन क्या है और इसकी क्या महत्ता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पशु प्रजनन, एक्चुअली पशु प्रजनन का मतलब ये है कि अगर एक मादा पशु है और एक नर पशु है और दोनों का मिलन अगर होता है तो उस कंडीशन में इस प्रोसेस को पशु प्रजनन कहते हैं और उससे जो है आने वाले टाइम में संतति उत्पन्न होती है। आमतौर पर जो किसान हैं, जो पशुपालक भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं कि जो पशुओं को जब प्रजनन कराते हैं तो उससे संतति उत्पन्न कर लेते हैं और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि दूध मिल जाए। उनका एनिमल जो है वो गर्भ धारण कर ले, गर्भ धारण करने के बाद जो है बच्चा हो जाए और बच्चा होने के बाद दूध मिल जाए। ये कोई प्रजनन के बाद जो ये दूध प्राप्त करने की जो स्थिति है, ये उद्देश्य नहीं है हमारा। बेसिक जो उद्देश्य ये है कि जो उत्पन्न संतति हो उसमें नस्ल सुधार हो और जो संतति उत्पन्न हो रही है उसका जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। तो कुल मिला के यह है कि जो नीतिगत पशु प्रजनन है वो यही है कि जब हम दो पशुओं का मिलन कराएं या उनमें प्रजनन कराएं तो जो आने वाली संतति है वो इस प्रकार से हो कि उसकी नस्ल में सुधार हो जाए और उसके जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता है उसमें सुधार हो जाए या उसको बढ़ जाए। तो आम किसान की जो नीति रहती है वो ये रहती है, जैसे आपने बताया, कि प्रजनन हो, संतति का जन्म हो और दुग्ध उससे मिल जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि उसमें जो क्षमता है वो बेहतर होनी चाहिए दुग्ध उत्पादन की और नस्ल सुधार भी होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आम किसान है डॉक्टर वशिष्ठ, वो अपने पशु की प्रजाति के बारे में, नस्ल के बारे में भी जब जानकारी नहीं रखता है इतनी ज्यादा, हो सकता है कुछ प्रतिशत रखते हों लेकिन अधिकांश नहीं रखते, तो पशु प्रजनन कैसे कराना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एक्चुअली। पशु प्रजनन कराने से पहले सबसे पहले किसान को अवेयर होना पड़ेगा, पशुपालक को अवेयर होना पड़ेगा। उसको ये जानना होगा कि मेरे पास जो पशु हैं वो एक्चुअली किस प्रजाति के हैं। उसके पास होल्स्टीन फ्रीजन है या फिर जर्सी है या साहिवाल है, रेड सिंधी है, प्योर है या क्रॉस ब्रेड है, संकर पशु है। तो इस तरह की बहुत सारी, आज जो पशुपालक हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का ज्ञान वो रखते हैं। कम से कम जो मैदानी इलाकों के जो डेयरी पालक हैं या पशुपालक हैं उनके पास इस तरह की काफ़ी अच्छी जानकारियाँ। तो जो पर्वतीय क्षेत्र के जो पशुपालक हैं, ज़्यादातर जो पशुपालक पर्वतीय क्षेत्र में वो अवर्णित, मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप के जो एनिमल वहाँ पे पाले जाते हैं और निश्चित रूप से जो है चूंकि उनका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है वो कम होती है। ऐसी कंडीशन में जो पशुपालक है उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अब मेरे अवर्णित पशु से आने वाले टाइम में ऐसी संतति को उत्पन्न करना है नीतिगत प्रजनन करके जिससे कि दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा लें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जो पशु की जो प्रजातियां होती हैं वो अच्छी किस्म की होती हैं, नस्ल जो है वो अच्छी, खाना पीना अच्छा उनको मिलता है, भोजन अच्छा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रजनन की बात करें या फिर जो अच्छे सांड का जो वीर्य है, जिस कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से भी हम जो है प्रजनन की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम HF का इस्तेमाल करते हैं। HF मतलब होल्स्टीन फ्रीजन। होल्स्टीन फ्रीजन के उन्नत नस्ल के बुल के सीमन का इस्तेमाल करते हैं प्रजनन के लिए। ये बात है मैदानी क्षेत्र में। अब जब हम प्रजनन कराते हैं तो जो पहला बच्चा पैदा होता है उसको HF, जो बच्चा HF से जब क्रॉस कराएंगे तो जो पहला बच्चा होगा उसको F1 जनरेशन का बच्चा बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसमें 50% जो है वो HF के अंदर लक्षण होंगे और 50% जो है वो हमारे वाले जिस पशु के अंदर हमने HF बुल का सीमन डाला है उसके लक्षण होंगे। हम नहीं चाहते कि संतति के अंदर 50% से ज्यादा विदेशी नस्ल के सांड का लक्षण वहां पे मिले। तो इसलिए हमें करना क्या होता है कि जो उत्पन्न संतति होगी उसमें आने वाले टाइम में जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, मादा है अगर वो, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर उसमें भी प्रजनन कराना होगा, वहां पर भी नीतिगत प्रजनन कराने की आवश्यकता होगी। और ऐसे में क्या करना होगा कि हम साहिवाल या रेड सिंधी के उन्नत नस्ल के बुल का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसमें हम अपनी नस्ल के जो पशु हैं उनके गुण और विदेशी नस्ल के जो पशु हैं उनके गुण दोनों को मेंटेन करके, दोनों को साथ चल के दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और नस्ल सुधार कर सकते हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अवर्णित पशुओं को जर्सी के उन्नत नस्ल के बुल के साथ अगर प्रजनन कराते हैं या कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो उससे जो उत्पन्न संतति होगी उस उत्पन्न संतति को रेड सिंधी या साहिवाल के उन्नत नस्ल के बुल के साथ क्रॉस कराएंगे। तो इस प्रकार से हम उसमें 50%
जर्सी के जो विदेशी गुण हैं उनको मेंटेन करके चलेंगे और बाकी जो लक्षण हैं वो अवर्णित जो पशु है हमारे उनके रहेंगे। तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में ये हम जो है इस तरह की प्रजनन नीति को अपनाते हैं। संकर पशु से क्या तात्पर्य है डॉक्टर? जब दो विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की नस्लों में हम जब प्रजनन कराते हैं तो उससे जो उत्पन्न संतति होती है उस संतति को हम संकर बोलते हैं। हमारे देश में जो श्वेत क्रांति हुई है, जब हमारे देश के अंदर अवर्णित पशुओं की बहुत भारी संख्या थी, हमारे देसी नस्ल की जो है बहुत सारी गायें भैंसें हुआ करती थी, ऐसी कंडीशन में उनका चूंकि दुग्ध उत्पादन क्षमता कम थी तो उसको बढ़ाने के लिए और नस्ल में सुधार करने के लिए हमने विदेशी बुल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। उनके उन्नत नस्ल के जो बुल थे उनके सीमन का इस्तेमाल किया हमने, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन कराया और जो बच्चे जो पैदा हुए, जो संतति पैदा हुई, उनको हमने संकर बोला। तो आज जो है हमारे यहाँ जो क्रॉस ब्रेड जिसको बोलते हैं संकर, क्रॉस ब्रेड एनिमल की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। और इस तरह के जो क्रॉस ब्रेड एनिमल होते हैं उनमें विदेशी नस्ल के पशुओं के लक्षण भी होते हैं और देसी नस्ल के जो पशु हैं उनके भी लक्षण होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि पुराने टाइम में जो हमारे देसी नस्ल के जो पशु थे उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता, जो प्रतिदिन दुग्ध देने की क्षमता थी वो कम थी। संकर पशुओं में ये जो क्षमता है ये ज्यादा हो जाती है और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है जो हमारी श्वेत क्रांति हुई है हमारे भारतवर्ष में। और आज इसी का फल है कि हम आज दुनिया में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। डॉक्टर वशिष्ठ, अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग जो है वो क्या है, क्या इससे नुकसान है? देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब एक स्थान पर जितने भी पशु वहां पर उपलब्ध हैं उन्हीं में आपस में हम जो है प्रजनन कराना शुरू करते हैं और उससे बाहर नहीं जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी गांव में एक नर है और बहुत सारी मादाएं हैं, तो हमने क्या किया कि एक मादा को नर से प्रजनन कराया, उससे जो है संतति उत्पन्न हुई। फिर जो उससे उस मादा संतति जो उत्पन्न हुई, बच्चे जो मादा उत्पन्न हुए, फिर हमने उसी नर सांड से उसका जो है प्रजनन कराया। फिर उससे अगली संतति उत्पन्न हुई, फिर उसी को उसी नर सांड से उत्पन्न कराया, प्रजनन कराया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग ना होने के बजाय इन ब्रीडिंग होगी, अंतः प्रजनन होगा, जिससे नुकसान ये होता है कि जो खराब लक्षण होते हैं जैसे कि जल्दी से बीमार पड़ जाना या फिर बॉडी स्कोर का कम होना, बच्चों का कमजोर पैदा होना, दुग्ध उत्पादन की क्षमता का घट जाना, ऐसे न जाने कितने जो है फिनोटिपिक लक्षण होते हैं और जीनोटिपिक लक्षण होते हैं, दोनों पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ब्रीडिंग को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम समय समय पे जो नर नैसर्गिक अभिजनन के लिए या फिर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो नर यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनको हम बदलते रहें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलते रहें, एक बुल के बाद दूसरे बुल को जो है हम इंट्रोड्यूस करते रहें। तो इस तरह से इन ब्रीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है। खासतौर से जो उत्तराखंड में बकरी और भेड़ों में इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। बकरी भेड़ों में प्रॉब्लम यह है कि एक स्थानीय स्तर पर जो वहां पे जितने भी मादा बकरियां होती हैं, एक आधा मेढ़ा अगर किसी के पास है तो उसी से, या जो नर बकरा जो है वहां पे उपलब्ध है गांव में, तो उसी से जो है प्रजनन कराते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो ब्रीड का जो करेक्टरिस्टिक है, जो लोकल ब्रीड की एक जो बात होनी चाहिए, जो उसको आगे बढ़ाने की बात होनी थी, हम उसको पीछे की तरफ लेके आते हैं। हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, उसके नस्ल में सुधार नहीं कर पाते और हमारी जो लोकल की जो बकरियां हैं या भेड़े हैं उनमें जो है गिरावट आती चली जाती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है अल्टीमेटली गिर जाती है। तो आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया कि पशु में नीतिगत पशु प्रजनन क्या है और इसका क्या महत्व है। अब जानना चाहेंगे कि जो पशुपालन विभाग है वो किस तरह की भूमिका इसमें निभा रहा है। देखिए, पशुपालन विभाग उत्तराखंड का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें कृत्रिम गर्भाधान की तो हम बहुत लीडिंग है, बहुत आगे हैं। उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो एक घटक है पशुपालन विभाग का, उनके द्वारा जो है बहुत सारे सीमन स्ट्रॉज, उन्नत नस्ल के बुल्स जो होते हैं, सांड होते हैं, उनकी सीमन, उनके वीर्य स्ट्रॉ को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग एरियाज में आवश्यकता के अनुसार उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सपोज कीजिए कि चंपावत में वहाँ पर साहिवाल नस्ल की जरूरत है, सीमन की आवश्यकता है प्रजनन के लिए, तो आपको वहाँ पे साहिवाल नस्ल का सीमन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो पशुपालन विभाग का मेन रोल ये है कि सीमन प्रोडक्शन करना और ये जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रोसेस है इसको बढ़ावा देना, ताकि हम जो है नस्ल में सुधार कर सकें। हमारे पास कृत्रिम गर्भाधान भी कई तरह के हैं, जैसे एक तो नॉर्मल जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, दूसरा हमारे पास SSS है, सेक्स सॉर्टेड सीमन। हम सेक्स सॉर्टेड सीमन का भी जो है प्रोडक्शन करते हैं और सेक्स सॉर्टेड सीमन के प्रोडक्शन से या उसके प्रयोग से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब
पशुपालक उसका इस्तेमाल अपने मादा पशु में करता है तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो उत्पन्न संतति होती है मोर देन 90% से ज्यादा चांस होते हैं कि केवल और केवल मादा संतति उत्पन्न होगी। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि धीरे धीरे जो मादा संतति है उनका नंबर बढ़ता चला जाता है और उससे जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्नत नस्ल के जो मादा है उनका नंबर बढ़ेगा और दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, उससे उसकी आय बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे कृत्रिम गर्भाधान की कई सारी योजना है, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना है और भी इस तरह की योजना है। तो पशुपालन विभाग का बहुत बड़ा रोल है, परामर्श देने का रोल है। जब हम अभिजनन या प्रजनन की बात करते हैं तो पशुपालक को ये बताना कि किस समय कौन से पशु में किस नस्ल का किस बुल का हम सीमन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम बताना पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों का है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का है और निश्चित रूप से पशुपालन विभाग इस तरफ अपने तत्परता से लगा हुआ है। अंत में किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान साथियों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो प्रजनन है, पशु प्रजनन है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, नीतिगत पशु प्रजनन का जो उद्देश्य है वो ये है कि लॉन्ग टर्म आने वाले 10-20 साल, 30 साल, 40 साल हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको इस प्रकार से पशु मिले कि उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर। ब्राजील में 18वीं सदी में भावनगर के राजा ने एक ब्राजील के डेयरी पालक थे, उनको कुछ एनिमल गिफ्ट किए थे, गिर नाम के। वो उनको ब्राजील ले गए। आज वहां पर कृष्णा नाम के हमारे बुल, जो हमारे देश का जो बुल था, उसका उपयोग करके नीतिगत प्रजनन करके आज वहां पर 40 लाख पशु 30 से 40 लीटर दूध प्रतिदिन देने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर नीतिगत ना होती चीजें ब्राजील में तो इतना बड़ा सक्सेस वहां पे नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये पशुपालक की जरूरत भी है और साथ में उसको इसके लिए अवेयर होना भी जरूरी है। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान साथियों के साथ साझा की कि नीतिगत पशु प्रजनन क्या है, इसकी क्या महत्ता है और कैसे हम आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं पशुओं की, उसमें नस्ल सुधार कर सकते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।